पहला क्वेश्चन है 1935 ईस्वी में से इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था। बताइए जल्दी। 1935 में इनमें से कौन सा पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था? ए ऑप्शन है शक्ति समाचार पत्र, बी ऑप्शन है स्वाधीनता प्रजा, सी ऑप्शन है समता और डी ऑप्शन है अल्गोड़ा अखबार। ठीक है, अल्गोड़ा नहीं है ये, यहाँ पर क्या है आपका अल्मोड़ा अखबार भाई। ठीक है, ये टाइप करते समय हो गया था अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर अल्मोड़ा अखबार है भाई। बताइए जल्दी 1935 में किस समाचार पत्र का प्रकाशन उत्तराखंड से अल्मोड़ा से किया गया था? जल्दी बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए 1935 की बात चल रही है भाई, तो 1935 में इनमें से जो समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था वो समता समाचार पत्र, ठीक है, जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, समता समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, 1935 में। देखिए शक्ति समाचार पत्र का जो हुआ था वो 1918 में हुआ था भाई, बद्रीदत्त पांडे के द्वारा, जब अल्मोड़ा अखबार बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई हैं। ए ऑप्शन है जर्मनी के बीगर संविधान से। देखिए कहीं पर बीगर आ जाता है, कहीं बाइमर होता है अभी। ठीक है, कहीं पर क्या लिखा होता है बाइमर। बीगर संविधान से 1935। बी ऑप्शन है आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। सी ऑप्शन है सोवियत संघ के संविधान से और डी ऑप्शन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। बताइए भैया जल्दी। भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई हैं, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। तो देखिए भारतीय संविधान, देखिए संकटकालीन, तो संकटकालीन व्यवस्था मतलब आपातकालीन उपबंध। ठीक है, यहाँ पर संकटकालीन दे दिया है, तो यहाँ पर क्या है आपातकालीन की बात चल रही है। ए वाला आंसर सही है, जर्मनी से लिया गया भाई। ठीक है, और जर्मनी के संविधान को बाइमर गणतंत्र के नाम से जानते हैं, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया था। ठीक है, इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? बताइए जल्दी। हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है कुमाऊं हिमालय, बी ऑप्शन है कश्मीर हिमालय, सी ऑप्शन है नेपाल हिमालय और डी ऑप्शन है असम हिमालय। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। हिमालय का वह कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताइए। देखिए इसका सही आंसर है, जिसका बी सही है भाई, कश्मीर हिमालय। ठीक है, कश्मीर हिमालय वाला सही हो जाएगा। हिमालय का भाई कौन सा भाग है जो करेवा, तो करेवा कहाँ मिलता है? कश्मीर हिमालय पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, रट लेना, कॉपी में ऐड कर लेना। एक जलप्रपात तो आपके एग्जाम में आएगा। तो धुआंधार जलप्रपात स्थित है, ए ऑप्शन है ताप्ती नदी में, बी ऑप्शन है गोदावरी नदी में, सी ऑप्शन है कृष्णा नदी में और डी ऑप्शन है नर्मदा नदी में। बताइए जल्दी भाई, धुआंधार जलप्रपात बताइए जल्दी। देखिए ये जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपके पास गोल्डन चांस है। ठीक है, इससे अच्छा मौका आपको फिर मिले या ना मिले, इसलिए जो भी समय बचा है उसमें अच्छे से मेहनत करें। देखिए इसका सही आंसर है डी वाला भाई, नर्मदा नदी में। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? बताइए भाई। देखिए राज्य निर्वाचन आयोग की बात चल रही है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? बताइए। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 243 का जे, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 243 का के, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 243 का एल और बी ऑप्शन है 243 का एम। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए भाई। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है बी वाला आंसर सही है भाई, अनुच्छेद 243 के के में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है। ठीक है,
सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। राज्य निर्वाचन आयोग किस भाग के अंतर्गत आता है, जल्दी बताइए। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है, जल्दी बताइए। तो देखिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस भाग के अंतर्गत आता है, तो देखिए भाग 9, ठीक है। किसके अंतर्गत आता है भाई, भाग 9 के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है भाई, ठीक है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, जल्दी बताइए। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, जल्दी बताइए सभी। तो देखिए पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1992-93 में दिया गया था भाई, ठीक है। 1992-93 में दिया गया था और 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसकी लिखी है, बताइए जल्दी भाई। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है हरिकृष्ण रतूड़ी, बी ऑप्शन है बाल्टन, सी ऑप्शन है बी.डी. पांडे और डी ऑप्शन है पातीराम। बताइए जल्दी भाई। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक, जल्दी बताइए। तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है, तो डी आंसर सही है भाई। लगभग सभी के जवाब सही थे यहाँ पर, ठीक है। पातीराम ने लिखी है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। हरि कृष्ण रतूड़ी के द्वारा लिखी गई पुस्तक, जल्दी बताइए भाई। हरि कृष्ण रतूड़ी, देखिए आपके एग्जाम में 4 से 5 पुस्तकें आएंगी भाई, जिसमें 2 उत्तराखंड से होंगी और 2 ही आपकी हिंदी से होंगी, या हो सकता है कि हिंदी से 2 आ जाएं, उत्तराखंड से 3 आ जाएं, 5 भी आ सकती हैं या 4 आएंगी जरूर। तो हरि कृष्ण रतूड़ी के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, गढ़वाल का इतिहास, ठीक है। कौन सी है, गढ़वाल का इतिहास, और एक है गढ़वाल वर्णन, ठीक है। गढ़वाल वर्णन और गढ़वाल का इतिहास, ये दोनों पुस्तकें किसने लिखी हैं, हरिकृष्ण रतूड़ी के द्वारा लिखी गई हैं। बी.डी. पांडे के द्वारा लिखी गई पुस्तक, बताइए जल्दी भाई। बी.डी. बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास लिखा है भाई, ठीक है। तो कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे, गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी, और गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पातीराम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है। ए ऑप्शन है स्टेपीज, बी ऑप्शन है प्यारी, सी ऑप्शन है सवाना और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है, बताइए जल्दी। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को जल्दी आप दीजिए भाई सभी। ये स्टेपीज, पेरी, सवाना, इनमें से कोई एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा जरूर एग्जाम में, तो इनके बारे में जरूर पढ़ लेना भाई, ठीक है। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है, सी वाला आंसर सही है, सवाना, ठीक है। जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सवाना कहा जाता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गिरजिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है, बताइए भाई जल्दी। गिरजिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है, जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है नयार नदी, बी ऑप्शन है कोसी नदी, सी ऑप्शन है टोंस नदी और डी ऑप्शन है पिंडर नदी। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। प्रसिद्ध गिरजिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी बता दीजिए। तो देखिए गिरजिया देवी मंदिर ये रामनगर में स्थित है, नैनीताल जिले में, ठीक है। नैनीताल जिले में रामनगर में स्थित है और ये किस नदी पर है, कोसी नदी पर है भाई, ठीक है। डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। उत्तराखंड में टोंस नदी की लंबाई कितनी है, जल्दी बताइए। उत्तराखंड में टोंस नदी की लंबाई कितनी है, जल्दी बताइए। तो उत्तराखंड में टोंस नदी की लंबाई कितनी है, 148 किलोमीटर, ठीक है। टोंस की लंबाई कितनी है, 148 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए, बताइए वो जल्दी। लोकोक्ति आएंगी आपके एग्जाम और मुहावरे भी मिलेगा, या तो लोकोक्ति आएगी या मुहावरा, कोई एक जरूर आएगा।
कहाँ राजा भोज कहाँ गंगोतेली लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। ए ऑप्शन है ऊंट पटांग बात करना। बी ऑप्शन है राजा और सामान्य व्यक्ति एक बराबर होना। सी ऑप्शन है आकाश पाताल का अंतर होना। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, इतना समय नहीं है आपके पास। देखिए इसका जो सही आंसर है, जिसका सी है वो सब सही है भाई। आकाश पाताल का अंतर होना, ठीक है, बी वाला नहीं होगा, ठीक है, आकाश पाताल का अंतर होना, इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ चुनिए। अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ चुनिए। ए ऑप्शन है मित्रों होना, यानी मित्र होना। बी ऑप्शन है महामूर्ख होना। सी ऑप्शन है शत्रु होना। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई। अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ चुनिए, जल्दी बताइए भाई कौन सा है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, इसका बी वाला आंसर सही है भाई। महामूर्ख होना, ठीक है भाई, अकल का दुश्मन होना, महामूर्ख होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए आपका अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया था भाई। सरस्वती का पर्यायवाची है, बताइए भाई जल्दी जल्दी। सरस्वती का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है शारदा। बी ऑप्शन है कमला। सी ऑप्शन है बीड़ा पाणी। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए भाई। सरस्वती का पर्यायवाची है, जल्दी बताइए। शारदा, कमला, बीड़ा पाणी, उपरोक्त सभी। जल्दी बता दीजिए भाई। शारदा नदी का पर्यायवाची है, जल्दी बताइए। तो शारदा नदी का जो पर्यायवाची है वो कौन सा है भाई। देखिए इसका डी वाला आंसर सही है, उपरोक्त सभी। देखिए शारदा सरस्वती को भी बोला जाता है, कमला भी बोला जाता है और बीड़ा पाणी भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि आसन क्या है उनका, कमल है, तो इसे क्या बोल दिया, कमला। बीड़ा उनके हाथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। देखिए ये भी एग्जाम में आया था। द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनियाँ हैं। देखिए बर्तनी वाला क्वेश्चन आ गया भाई एग्जाम में, 1 नंबर का आता ही है एग्जाम में बर्तनी करने के लिए। द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनियाँ हैं। ए ऑप्शन दे रखा है भाई। बी ऑप्शन है आपका, जैसा कि आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, तो बताएंगे भाई कौन सा वाला सही है इसमें, जल्दी बताइए। द्वार शब्द में प्रयुक्त ध्वनियाँ हैं। आधा दे द्वे प्लस आ प्लस रे आधा प्लस आ। बी ऑप्शन दे रखा है द्वे प्लस आ प्लस रे प्लस आ। सी ऑप्शन दे रखा है बे प्लस दे प्लस आ प्लस रे प्लस ए। और डी ऑप्शन दे रखा है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए भाई। द्वार का बर्तनी, बताइए जल्दी भाई। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या किया है, दे से बे अलग नहीं किया है, ठीक। अब दूसरा बात आती है कि भाई यहाँ पर कि ये वाला 20 वाला सही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दे में जो बे लगा है वो पूरा है। तो देखिए सी वाले में बे पूरा दिया है लेकिन दे आधा होता है, तो यहाँ पर दे पूरा दिया है। दूसरा, यहाँ पर बे के बाद आ आना चाहिए था, वो देखिए यहाँ पर बे के बाद देखिए जो आधा था, जो बे के बाद आ आना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। यहाँ पर दे जो है पूरा दे दिया है, बस ये गलती है यहाँ पर, ठीक है भाई। यहाँ पे जो बे है वो पूरा होना चाहिए था, लेकिन वो सॉरी यहाँ पर जो बे है वो तो पूरा दिया है इन्होंने, लेकिन यहाँ पर जो दे है वो आधा होना चाहिए था, इसमें पूरा था, इसलिए इसका बी वाला आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी सी वाले में कोई गलती नहीं है, वो दे पे हलंत की गलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को किस और नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। रविंद्रनाथ टैगोर को किस और नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है चाचा जी। बी ऑप्शन है गुरुदेव। सी ऑप्शन है बाबा जी। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए भाई। जल्दी बताइए भाई, रविंद्रनाथ टैगोर को किस और नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर है बी वाला, गुरुदेव, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि भी दी गई है, ठीक है, तो इन्हें क्या कहता है, गुरुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? बताइए भाई जल्दी। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 13 और डी ऑप्शन है 70। जल्दी बताइए, इतना समय नहीं है भाई, आसान क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? देखिए अनुसूचित जनजाति एसटी की सीटों की बात चल रही है भाई, तो एसटी की कितनी है? 2। इसका बी वाला आंसर सही है, ठीक है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। एससी की सीटें कितनी है भाई, जल्दी बताइए। उत्तराखंड विधानसभा में एससी की सीटें कितनी हैं, जल्दी बताइए। तो उत्तराखंड विधानसभा में एससी की सीटें कितनी है? 13, ठीक है। और उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं, जल्दी बताइए। तो उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70, ठीक है। उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70। और एससी की अनुसूचित जाति की सीटें 13, एसटी की यानी अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें हैं। और सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। हरिद्वार में एससी की कितनी सीटें आरक्षित हैं, जल्दी बताइए भाई। हरिद्वार में एससी अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, जल्दी बताइए। तो हरिद्वार में एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 3 सीटें आरक्षित हैं भाई हरिद्वार में, ठीक है। तो सभी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे सारे यहाँ पर आपके। और जो एसटी की सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं, चक्राता और नानकमत्ता में है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपके एग्जाम में आने भाई। या तो वो क्वेश्चन मालूम करेगा कटारमल मंदिर कहाँ स्थित है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मालूम करता है कटारमल मंदिर किस देवता को समर्पित है। बताइए जल्दी भाई, कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? ए ऑप्शन है शिव, बी ऑप्शन है सूर्य, सी ऑप्शन है गणेश, डी ऑप्शन है हनुमान। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। तो कटारमल जो मंदिर है ये किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है भाई, ठीक है। बी वाला आंसर सही है। तो कटारमल सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। तो कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। कहाँ है भाई? अल्मोड़ा, ठीक है। कहाँ है ये? अल्मोड़ा में स्थित है भाई कटारमल सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पौड़ी में शहीद मेला, पौड़ी में शहीद मेला किसने प्रारंभ किया था? ए ऑप्शन है भवानी सिंह रावत, सी ऑप्शन है हरीश रावत, डी ऑप्शन है श्रीदेव सुमन और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी जल्दी, पौड़ी में शहीद मेला किसने प्रारंभ किया था, जल्दी बताइए, बताइए भाई जल्दी जल्दी। पौड़ी में शहीद मेला किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो जिसका ए आंसर है वो सही है भाई, ठीक है। भगवान सिंह रावत, या जिसे हम बोलते हैं भवानी सिंह रावत, ठीक है। इसका नाम क्या मिलता है? भवानी सिंह रावत मिलता है भाई, ठीक है। भवानी सिंह रावत भी मिलता है या भगवान सिंह रावत, तो ए वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर की माता कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। भगवान महावीर की माता कौन थी? ए ऑप्शन है यशोदा, बी ऑप्शन है त्रिशला, सी ऑप्शन है जमेली और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी बताइए, भगवान महावीर की माता कौन थी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। देखिए भगवान महावीर की माता कौन थी? जिसका बी आंसर है भाई, जिसका बी है वो सही है भाई, ठीक है। त्रिशला, ठीक है। महावीर स्वामी की जो माता थी वो कौन थी? त्रिशला थी। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई महावीर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं भगवान महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था, जल्दी बताइए। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। देखिए 24 तीर्थंकर रहे हैं और 24 तीर्थंकरों के अपने अपने चिन्ह रहे हैं। तो बताइए महावीर स्वामी का जो चिन्ह था वो क्या था भाई? तो प्रतीक चिन्ह क्या था इनका? सिंह, ठीक है, शेर। प्रतीक चिन्ह क्या था इनका? सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन इसी तरीके से मिलते हैं और इसमें सटीक आंसर आपको लगाना होता है। ए ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है सिंचाई, सी ऑप्शन है कृषि एवं सिंचाई और डी ऑप्शन दे रखा आपको संचार। बताइए जल्दी भाई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? यानी कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? बताइए जल्दी भाई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। ठीक है, जिसका सी है वो सही है भाई। ठीक है, कृषि एवं सिंचाई, सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को थारू जनजाति अपना पूर्वज मानती है? बताइए भाई जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से किस प्रजाति को थारू जनजाति अपना पूर्वज मानती है? ए ऑप्शन है कौल, बी ऑप्शन है किरात, सी ऑप्शन है भील और डी ऑप्शन है कुषाण। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए भाई। कौल, किरात, भील, कुषाण, बताइए जल्दी भाई। जल्दी बताइए। तो निम्नलिखित में से किस प्रजाति को थारू जनजाति अपना पूर्वज मानती है? तो देखिए इसका सही आंसर है बी वाला आंसर सही है, किरात। ठीक है, किरात हो जाएगा अभी इसका। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन प्रजाति कौन सी है? जल्दी बताइए, बताइए जल्दी। उत्तराखंड में निवास करने वाली पहली प्रजाति कौन सी है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, बताइए जल्दी जल्दी। तो कौन सी है? कोल। ठीक है, कौन सी है सबसे प्राचीन प्रजाति, यानी सबसे पहले निवास करने वाली थी, कौन सी थी? कोल। कोल के बाद किरात। ठीक है, कोल के बाद किरात आए थे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि बात ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। कोल, आपको बस याद रखना है कि उत्तराखंड की जो सबसे प्राचीन प्रजाति है वो कोल प्रजाति है। ठीक है, क्योंकि क्रम क्या चला था इनका? कोल, किरात, किन्नर, खस और फिर भूटांतिक, ये क्रम रहा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में धौली गंगा विद्युत परियोजना स्थित है? बताइए भाई जल्दी। निम्नलिखित में से किस जिले में धौली गंगा विद्युत परियोजना स्थित है? टिहरी, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग। बताइए जल्दी भाई। निम्नलिखित में किस जिले में धौली गंगा विद्युत परियोजना स्थित है? तो धौली गंगा विद्युत परियोजना कहाँ पर है भाई? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला भाई, पिथौरागढ़ में। ठीक है, कहाँ है धौली गंगा विद्युत परियोजना? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना, कॉपी में ऐड कर लेना भाई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बिना यूकेपीसीएस का एग्जाम अधूरा है। उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है कुमारी हंसा मनराल, बी ऑप्शन है मधुमिता बिष्ट, सी ऑप्शन है हरिप्रिया और डी ऑप्शन है मंजू बिष्ट। बताइए जल्दी भाई। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से देखिए, दो क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में इसमें से, तो पहले इसका जवाब दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर है बी वाला। ठीक है, मधुमिता बिष्ट को क्या कहा जाता है? बैडमिंटन क्वीन कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि मधुमिता बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मधुमिता बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? बैडमिंटन से है। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है? बैडमिंटन क्वीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है? बताइए मुझे जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है? ए ऑप्शन है लिपुलेख, बी ऑप्शन है किंगरी बिंगरी, सी ऑप्शन है बाराहोती और डी ऑप्शन आपका थागला। बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है? जल्दी बताइए, इतना समय नहीं है, जल्दी बताइए। तो निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है?
तो देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ए वाला, जिसका ए है वो सही है भाई, लीपू लेख दर्रा। ठीक है, जो लीपू लेख दर्रा है वो पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें किंगरी बिंगरी चमोली तिब्बत जोड़ता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, बताए भाई जल्दी जल्दी। देखिए कोटेश्वर बांध मालूम करेगा आपसे, क्योंकि टिहरी में स्थित है कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर। तो कोटेश्वर बांध की जो कोटेश्वर बांध है इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है भाई। ए ऑप्शन है 1000 मेगावाट, बी ऑप्शन है 800 मेगावाट, सी ऑप्शन है 600 मेगावाट और डी ऑप्शन है 400 मेगावाट। बताइए जल्दी भाई, कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, जल्दी बताइए। तो कोटेश्वर बांध की जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, जिसका डी है सही हो जाएगा भाई 400 मेगावाट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई, 400 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, बताइए भाई जल्दी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, ए ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से, बी ऑप्शन है प्राथमिक, ये प्राथमिक लिखा है भाई। ठीक है, ये प्राथमिक लिखा है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा से, सी ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा से और डी ऑप्शन है स्वास्थ्य शिक्षा से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपसे मालूम किया जाएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है, जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से। बी वाला आंसर सही हो जाएगा भाई, प्रारंभिक शिक्षा से। ठीक है, देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, जल्दी बताइए। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, जल्दी बताइए। तो देखिए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य ह्रास का एक कारण हो सकता है, ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है भाई, ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है आपका। मूल्य ह्रास का एक कारण हो सकता है, बताइए जल्दी भाई। ए ऑप्शन है जनसंख्या विस्फोट, बी ऑप्शन है अधिक शिक्षा, सी ऑप्शन है धनी होना और डी ऑप्शन है वैज्ञानिक जागरूकता। बताइए जल्दी भाई, मूल्य ह्रास का एक कारण हो सकता है, जल्दी बताइए भाई क्या कारण हो सकता है। मूल्य ह्रास का एक कारण हो सकता है, जल्दी बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके एग्जाम के लिए। देखिए इसका सही आंसर है ए वाला। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहिंद। ठीक है, बेहिंद लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए बेहिंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, बेहिंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, बताइए भाई जल्दी। बेहिंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, जिसे हम बोलते हैं देखिए यहाँ पर बेहिंद है, बेहिंद का भी बोलते हैं भाई, बेहिंद। ठीक है, बेहिंद या बेहिंद, जल्दी बताइए भाई। ये ऑप्शन है आनंद पाल और महमूद गजनबी, बी ऑप्शन है आपका जसपाल और मोहम्मद गौरी, सी ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी और डी ऑप्शन है आपका जयचंद्र और बख्तियार खिलजी। बताइए भाई जल्दी, बेहिंद या बेहिंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए बेहिंद की जो लड़ाई हुई थी, बेहिंद की जो लड़ाई हुई थी किसके बीच हुई थी भाई, ए वाला आंसर इसका सही है, आनंद पाल और महमूद गजनबी के बीच ये लड़ाई हुई थी भाई। ठीक है, महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था भाई। ठीक है, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया था और 1025 ईस्वी में 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था और 1027 ईस्वी में महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण था 1027 का जाटों के विरुद्ध। ठीक है, और भारत का जो पहला सुल्तान माना जाता है वो भी किसे माना जाता है, महमूद गजनबी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात यात्री इब्न बतूता आया था, बताइए भाई। जो ये इब्न बतूता था मोहम्मद बिन तुगलक के समय,
तो इब्न बतूता भारत आया था, ये कहाँ का निवासी था भाई? ए ऑप्शन है पुर्तगाल से, बी ऑप्शन है मोरक्को से, सी ऑप्शन है चीन से, डी ऑप्शन है तिब्बत से। बताइए भाई, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? बताइए जल्दी। विख्यात यात्री इब्न बतूता आया था, जल्दी बताइए। तो देखिए कहाँ से आया था? जिसका ए है, सॉरी जिसका बी है वो सही है भाई, मोरक्को का यात्री था भाई। ठीक है, ये कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? ए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है मोहम्मद शाह तुगलक, सी ऑप्शन है शेरशाह सूरी और डी ऑप्शन है अकबर। बताइए जल्दी भाई। तो रुपया का जो नया सिक्का जारी किया था पहली बार वो किसने किया था? जिसका सिया है वो सही है भाई। ठीक है, सी आंसर सही है, शेरशाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? बताइए भाई, नौरोज उत्सव किसने शुरू किया था? जल्दी बताइए। ए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन है फिरोज तुगलक और डी ऑप्शन है बलबन। बताइए भाई जल्दी। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? बताइए जल्दी। नौरोज उत्सव जो 9 दिन तक चलता था, किसने प्रारंभ किया था? देखिए जिसका डी है वो सही है भाई, बलबन के द्वारा शुरू किया गया था नौरोज उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था? बताइए भाई जल्दी। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया हुआ था? बताइए जल्दी जल्दी बताइए। जब बाबरनामा, देखिए यहाँ पर जब बाबरनामा पढ़ी गई थी तो उसने बाबरनामा में अपनी लिखा था, तो इसलिए बाबर को जो था पहले आराम बाग आगरा में दफनाया गया था, फिर वहाँ से निकाला गया था और निकालने के बाद काबुल में दफनाया गया था भाई। डी वाला आंसर इसका सही है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा मुगल बादशाह था जिसे 2 बार दफनाया गया था? तो कौन सा था भाई? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी? बताइए भाई जल्दी। वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी। ए ऑप्शन है तराइन की पहली लड़ाई, बी ऑप्शन है तराइन की दूसरी लड़ाई, सी ऑप्शन है पानीपत की पहली लड़ाई और डी ऑप्शन है पानीपत की दूसरी लड़ाई। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। तराइन की पहली लड़ाई 1191, दूसरी लड़ाई 1192, पानीपत की पहली लड़ाई 1526, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556। बताइए जल्दी भाई। देखिए यहाँ पर बात चल रही है भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी, तो इसका सही आंसर है बी वाला, तराइन के दूसरे युद्ध में। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ठीक, और जो तराइन की पहली लड़ाई थी इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था पृथ्वीराज चौहान से। तो ये दोनों युद्ध किससे हुए थे? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए थे। तराइन की पहली लड़ाई जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी जीत गया था, जब भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव रखी थी। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बताइए भाई जल्दी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, पीछे मैंने आपको अभी बता भी दिया। पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोनों युद्ध के बारे में पीछे बता दिया मैंने आपको। तीसरा युद्ध आपको आसानी से मिल जाएगा। ए ऑप्शन है 1526, बी ऑप्शन है 1556, सी ऑप्शन है 1761 और डी ऑप्शन है 1776। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए। देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ, देखिए प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556 और तृतीय युद्ध 1761। इसका सी वाला आंसर सही है। ठीक है, तीसरा युद्ध का हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था। ये थे दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो चैनल पर पहली बार थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी तक वीडियो जिसने शेयर नहीं की थी वो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में रात्रि 9 बजे। थैंक यू, गुड नाइट।